प्रोग्राम पेश खिदमत है सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी। प्रोड्यूसर अजहर नियाज, पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी। मैं हूं अजहर नियाज। हमारे साथ होते हैं एक फ़िटनेस एक्सपर्ट जनाब फैसल ख़ान। सर, मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है, आपका क्या हाल है? अजहर साहब बिल्कुल ठीक ठाक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मौसम अजीब हो रहा है और जब भी कोई नया मौसम आता है, जब मौसम ट्रांजिशन फेज़ में होता है, चेंज होता है, तो इंसान की बॉडी पे भी कुछ असरात होते हैं। फिर इंसान की ईटिंग हैबिट्स भी काउंट करती हैं और हमने कैसे अकॉर्डिंगली अपने आप को उस मौसम में एंटर कैसे करना है सेफली, कि हम ना बीमार हों और ना हम उस मौसम के जो भी, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं जी, गर्मियों के अपने कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ अपने सब्जियां हैं और खाने पीने के कुछ अपने ऐसी चीज़ें जो लेकिन देखें, सुस्ती, थकन, कोई एनर्जी नहीं, काम करने को दिल नहीं करता। सुबह उठें तो ऐसा होता है कि ओहो फिर ऑफिस जाना है ना? अच्छा, और पता नहीं वो ये कि जी, मतलब बाद का तो मैं समझता हूँ कि यार ये कोई उम्र का तकाजा है, बाद का समझता हूँ मैं कि जी नहीं ये मौसम का तकाजा है। तो ये क्या अजहर साहब, एक तो पीछे जो है ज़रा सा बताएं ना। आज का केस स्टडी जो है वो हम अपने आप को ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अभी आपने बात की, ये समझें कि इस टाइम जो हमारे लिसनर सुन रहे होंगे उनमें से बहुत से लोग महसूस करेंगे कि यही अलामात वो अपने अंदर महसूस करेंगे। अच्छा, भूख भी नहीं लगती जी, मतलब उसमें सब मेरे साथ मैं पहले एक रोटी खाता था, आजकल आधी कर दी है। अच्छा, इसमें एक तो फैक्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोड शेडिंग का भी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि लोड शेडिंग कम हो जाती है। एग्जैक्ट, ना रात को नींद आपको सही तरह नहीं, दिन में इस चीज़ का वेट करना बिजली कब आएगी, जब बिजली आई तो फिर जो काम आप कर सकते हैं वो आप काम ख़त्म करते हैं, फिर पता चलता है बिजली चली गई। खैर चलें, ये तो इसमें डाइट और एक्सरसाइज तो फिर एक तरफ रह गई। पहला तो बंदोबस्त हम जो है वो बिजली का करें। चले, खैर ये अब पूरे पाकिस्तान सा सिलसिला, और उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला बेहतर हो जाएगा। और बल्कि मैं कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ कि ये अब हमारा लोड शेडिंग का सिलसिला सिस्टमेटिक हो गया है और आर्ली बेस्ड हो गया है कि कुछ टाइम आ भी रही है। मतलब अब यूपीएस ने काम भी रही है, यूपीएस ने काम करना आज नहीं हो पा रहा है। जी, यूपीएस ने अब काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हम आते हैं इस ये इंसानी बॉडी का जो यूपीएस है इसका क्या, इसका डायनामो क्यों ड्रॉप हो जाता है, चार्ज होना चाहिए, उसको भी चार्ज होना चाहिए। ये जो अभी आपने बात की कि डल फील करना, लैक ऑफ एनर्जी फील करना, कोई मेहनत वाला काम करने से देखना कि यार इसके लिए आपका माइंड आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सर, मेरा तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली। और मैंने इसको चेक करना शुरू किया, एक दिन 80 था, दूसरे दिन 70 हुआ, फिर 60 हो गया। तो फिर अब मजीद ना चेक कीजिएगा, मैंने छोड़ दिया, वो ड्रॉप होता गया। तो अब सिर्फ मैंने शिकंजीबीन पे जोर दिया है। हाँ, अभी हम उन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि हम आपका ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज करें, और जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं हम उनको भी हम कुछ ऐसी टिप्स देंगे। और पहले तो हम थोड़ा सा वजूहात को डिस्कस करेंगे कि क्यों होती है ये लैक ऑफ एनर्जी। ठीक, क्या आप फील करते हैं कि रात को आप सो के उठे हैं तो सुबह भी आप फ्रेश नहीं फील कर रहे, आप थका हुआ फील कर रहे हैं, बेड से उठे हैं तो सोफे पे लेट गए हैं जी, या टीवी देख रहे हैं और बस बैठे हुए हैं और उठने को दिल नहीं कर रहा। फिर आपने कहा कि भूख भी कम लगती है। एक तो अजहर साहब, ये जो गर्मी का मौसम आता है तो हमारी लिक्विड इनटेक बढ़ जाती है नेचुरली। क्योंकि हर वक्त जो है ना पर्सपिरेशन, और जब पसीना निकलता है तो बॉडी की वो एक रिक्वायरमेंट होती है कि वी फील थर्स्टी। और हमेशा से ये कहा गया है कि लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। आपकी बॉडी आपको जो मैसेज दे रही है आप उसको सुने और उसके ऊपर अमल करें। जब हमें प्यास लग रही है, इट मीन्स कि हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ड्रेन हो रहा है, फिर हम उसको लिक्विड इनटेक हमारी जो है बढ़ जाती है। और उसमें लिक्विड इनटेक बढ़ने की वजह से, चूँकि वो भी हमारे देखें कि हमारी एपेटाइट को मुतासर करती है, हमें वो भूख नहीं लगती जो हमें सर्दियों में लगती है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ आगे फिर हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि हमें गर्मियों में किस टाइप के मशरूबात इस्तेमाल करना चाहिए। हम थोड़ा सा उन लिसनर्स को जो कि भी जिन्होंने हमें शायद पिछला प्रोग्राम सुना हो ना सुना हो, उनके लिए मैं दोबारा बताता हूँ कि कार्बोनाइज्ड ड्रिंक से हमने परहेज़ करना है टोटली। क्योंकि कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स आपकी प्यास बुझाते नहीं हैं, बल्कि आप सपोज आपने 7 अप या कोई भी ऐसा जिनको हम सॉफ्ट ड्रिंक कह रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, वो आप पियेंगे आपको थोड़ी देर। ये सॉफ्ट क्यों कहते हैं? इतने सॉफ्ट तो नहीं होते। दे आर वेरी हार्ड ऑन योर बॉडी। हाँ जी, दे आर वेरी हार्ड ऑन योर सिस्टम्स। यस, आई डोंट नो कि आपने सही सवाल, जिनको सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों कहते हैं। हालांकि सॉफ्ट ड्रिंक तो पानी होता है। एग्जैक्टली, सॉफ्ट ड्रिंक और जो टॉनिक है पानी। अच्छा, पानी में फिर हम
मुख्तलिफ नींबू ऐड कर सकते हैं, या हमने जैसे लास्ट टाइम हमें जिक्र किया कि बच्चे जो पसंद करते हैं उसमें देसी शक्कर का और तुखमलंगे का और इस तरह गोंद कतीरा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो कि गर्मियों का एक तोड़ होता है, वो हमें इस्तेमाल करनी है। नींबू पानी पीना चाहिए, जिसमें आपको जो नॉर्मल जिस टाइप के शरबत हैं जो हमें घरों में होते हैं, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरीन वगैरह, ये फिर उनसे बेहतर है कि कार्बोनाइज्ड नहीं है। उनके कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स ना सिर्फ आपको प्यास ज़्यादा लगाएंगे, आपकी प्यास ज़्यादा बढ़ा देंगे, उनका शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, और आई मीन देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। तो खैर ये हमने थोड़ा सा बताया कि इस टाइप के ड्रिंक्स, और इस वजह से हमें थोड़ी भूख कम लगती है। और दूसरी अज़हर साहब एक और भी जो चीज़ है कि हम देखें, हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारा मकसद है कि हम अपने लिसनर्स तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अपने लाइफस्टाइल में उन्हें एक हेल्दी एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक, और कैसे उन्हें जल्द अज जल्द इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, रादर देन वेटिंग फॉर समथिंग, कोई फिजिकल उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है। ये सब इसी वजह से आती हैं कि जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। अच्छा, इसमें अब जो आपने अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं कि बॉडी का थका थका रहना, बॉडी में एनर्जी का ना होना, आप ये फील करते हैं कि यार मैं नींद भी 7-8 घंटे लेके उठाऊँ फिर भी आई एम फीलिंग ड्रेन्ड, आई डोंट फील कि यार आई एम फ्रेश। मैं कोई भी एनर्जी वाला काम या कोई भी थोड़ा सा एक्टिविटी, इसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, उससे इंसान जी चुरा रहा होता है। ये अज़हर साहब हमारी बॉडी अगर आप गौर करें तो हमारी बॉडी अल्लाह ने एक्टिव रहने के लिए बनाई है, ठीक। इसकी मिसाल इस तरह है, या मैं इस तरह इसको प्रूव कर सकता हूँ कि जो लोग आप देखते हैं कि जिनकी कोई नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, यू विल ऑलवेज फाइंड देम हेल्दी एंड फिट, ठीक। आप नहीं देखेंगे कि कोई साइकिलिंग करने वाला शख्स जिसका काम है कि उसने साइकिल चलानी है, व्हाट्सएवर इज़ द रीज़न, वो शौकिया चला रहा है या किसी काम चला रहा है, वो मोटा होगा, कभी भी नहीं आप देखेंगे। किसी भी आप मज़दूर को देखेंगे तो आई मीन देखेंगे कि फिजिकली दे आर फिट पीपल, ठीक, एज कम्पेयर टू दोस्त के जो एसीज में बैठे होते हैं। किसी मजदूर का पेट निकला हुआ नहीं देखेंगे आप। हाँ, और फिटनेस का और आपका इस मिड सेक्शन का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपका मिड सेक्शन अगर स्लिम है, आपने अपने आप को अपनी वेस्ट लाइन नहीं बढ़ने दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी कंडीशन में, आप फिट हैं, बेहतर हालत में, फिर आपने डाइट का भी ध्यान रखा है। आप देख रहे हैं कि जितनी, ये तो हमारी इधर आसपास लोकल की बात होगी कि जितने भी ऐसे लोग हैं कि लेडीज़ एंड जेंट्स जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उन्हें या पैदल चलना पड़ता है ज़्यादा, या उन्होंने वॉक करते हैं, या किसी भी वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ता है, कोई और ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, या वो जिम्स रेगुलर वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप देखेंगे वो लोग आपको फिट नज़र आएंगे, ठीक। फिर मैं आपको मिसाल दूंगा पड़ोसी मुल्क चाइना की। चाइना में साइकिलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है जी, और आप देखेंगे कि आप देखेंगे उनके लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी बहुत बेहतर है। इसी तरह कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे साइकिलिंग का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि अगर आप उनका नॉर्मल जो एक एवरेज हेल्थ का ग्राफ देखेंगे कि दैट इज़ मच बेटर दैन दीज सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका बहुत बेहतर है उनका, ठीक। इससे साबित ये हुआ कि जितना हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, हमारे अंदर वो जो एक एनर्जी का स्पार्क है वो कायम रहेगा और वो हमें मजबूत रखेगा, वो हमें चलता रखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ये फीलिंग आप हमेशा तभी महसूस करेंगे कि आप अपने आप को एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे, जब आप देखते हैं कि आपका ज़्यादातर टाइम ऐसा गुजर रहा है कि जिसके अंदर आप सुस्त रहते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपने कहीं आना जाना है, आप कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी काम में आप आपका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ही मामूली सा है। देखिए फिजिकल एक्टिविटी इसको मैं नहीं समझूंगा कि अगर आप आके ऑफिस में अपने लैपटॉप पे बैठ के काम किया, दोपहर के खाने का टाइम आया, आप थोड़ी देर के लिए उठ गए हैं, आपने फिर खाना खाया, खाना खा के आप फिर सीट के ऊपर बैठ गए हैं। ह्यूमन बॉडी ज़्यादा देर तक बैठने के लिए नहीं बनाई गई। जो लोग भी आप देखेंगे कि वो सीट के ऊपर लंबी देर तक बैठ रहे हैं, उनके साथ आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे बाद कोई ना कोई इशू स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो वो यंग लड़के हैं तो थोड़ा देर से स्टार्ट होगा, अगर वो एजेड हैं, 40s में हैं, 30s 40s में हैं, तो फिर बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, बैकबोन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारी बैकबोन का जो स्ट्रक्चर है और जो हमारी बॉडी का एक जो अल्लाह ताला ने एक जो हमारा एक मैकेनिक्स बनाए हैं बॉडी के, वो इसको यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए आप देखें कि मैंने आपको मिसाल दी कि जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनकी सेहत हमेशा बेहतर होती है। और ये जो एक लैक ऑफ एनर्जी है, इसको एरेडिकेट करने के लिए भी, इसको एलिमिनेट करने के लिए भी ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को एक्टिविटी में ले कर आएँ। और वो एक्टिविटी किस लेवल की होनी चाहिए? जितना आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उतना आपका एक्टिविटी लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। सपोज़ आप वॉक कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी लेवल ज़रा सा बेहतर हो जाएगा, आप
अपना डाइट को कंट्रोल करके अपने आप को, अपना वेट भी बराबर कर लेंगे, अपने आप को मिड सेक्शन को भी अच्छा कर लेंगे, अगर आप लंबी वॉक्स कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आप उससे फिर एक स्टेप ऊपर आना चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना हार्ट रेट मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ, मैं अपने कार्डियो सिस्टम को, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को बेहतर करना चाहता हूँ, फिर आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें, आप थोड़ी सी जॉगिंग स्टार्ट कर दें। जॉगिंग से आपका जो नॉर्मल हार्ट रेट है उसको आप 50-60%, 70% रेज करते हैं। जब आपको सांस चढ़ना शुरू होता है, आपको स्वेटिंग होनी शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि अब आप उस जोन से निकल आए हैं कि जो आप पहले आप सिर्फ वॉक करते थे, उस फिटनेस लेवल से अब आप एक बेटर फिटनेस लेवल पे आ गए हैं। अब आप जॉगिंग भी कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट भी ऊपर हो रहा है। अच्छा, अब हार्ट रेट और लंग्स का जो आपका जो एक एक्टिविटी जो अब आप इसके अंदर ज़्यादा अब समझें कि उनकी एफर्ट ज़्यादा शामिल होगी, तो ये आपको पता है कि जिस मसल को जितना हम इस्तेमाल करते हैं वो मसल उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। लेकिन हमने इसको मॉडरेटली करना होता है कि हम इसको मॉडरेटली लेके चलते हैं और इसको हम अपने लंग्स को और अपने हार्ट को हम उस एक्टिविटी में लेकर आते हैं कि वो 50-60% ऑफ योर नॉर्मल हार्ट रेट, जब हम इसको हम उससे रेज करके इस लेवल पे लेकर आते हैं, 60-70% पे लेके आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखना शुरू करेंगे कि आप फील करना शुरू करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं सुस्त हूँ। आप हमेशा अपने आप को एक्टिव और हेल्दी महसूस करेंगे। मसलन आपने आज से एक प्लान बनाया कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, ठीक। शुरू के 2 या 3 दिन आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि मैंने अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, मैं वॉक स्टार्ट कर दी है। और एक्सरसाइज हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए, जिसमें आपने पहले से पिछले दिन से बेहतर अगले दिन कुछ ना कुछ आपने परफॉर्म करना है। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा अपना वॉक का टाइम या वॉक का एरिया बढ़ा देना है, अपनी वॉक थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाते जाना है। ठीक। अच्छा, और अगर आप जब आप देख रहे हैं कि अब मैं आई कैन वॉक सफिशेंटली विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम और आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अब नहीं कोई फील हो रही, कमज़ोरी भी नहीं फील हो रही और मैं कोई इस टाइप की मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं फील हो रही, फिर आपने आस्ते आस्ते जॉगिंग की तरफ आना है। और हम लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जॉगिंग हमेशा आप मड ट्रैक के ऊपर करें रादर दैन हार्ड ट्रैक की। मैं बातें से साथ साथ बताता रहता हूँ कि कोई नए लिस्टनर्स हैं वो अगर सुने तो हमारी ये बातें भी साथ साथ समझते जाएँ कि हमें जॉगिंग किस तरह की, किस नौइयत की करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि आपको जिस्मानी मुशक्क़त करके जितनी भी थकान होगी, ठीक, वो आपकी एक रात की अच्छी नींद से ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट डे आपको फ्रेश बेदार करेगी। लेकिन वो वाली थकान है कि जिसमें हम इनएक्टिव रहते हैं और हमारी बॉडी डल होना शुरू होती है, क्योंकि उसमें हमारे तमाम सिस्टम्स डाउन होना शुरू होते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी की ओवरऑल जो एक रिक्वायरमेंट है एक्टिव रहने की वो पूरी नहीं हो रही। तो वो हमारे समझें कि जैसे खड़ी हुई गाड़ी को जंग लगना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के आपको प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो उनका जो ऑप्टिमम एक लेवल है, हम उनको उस हद तक यूज़ नहीं कर रहे। हम अपने हार्ट रेट को ऊपर नहीं लेके जा रहे। हम इस बात से डरते हैं, हम इस बात से बचते हैं कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज ना हो, हमें सांस ना चढ़े। मतलब लेकिन लोग अगर 3-4 फ्लोर चढ़ना पड़ती हैं सीढ़ियाँ, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम लिफ्ट के ज़रिए जाएं। व्हाई इज इट सो? जबकि असल में हमारी बॉडी बनी ही इस मकसद के लिए है कि इसको हम इस्तेमाल में लाएं, और हम इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल में लाएंगे पॉजिटिवली, मॉडरेटली, एक्सरसाइज के पैटर्न को समझते हुए, हम उतना ज़्यादा हेल्दी और बेहतर फील करना शुरू करेंगे। और हम इस टाइप की चीज़ें, जो एक लैक ऑफ एनर्जी आपको फील होती है और जो आपको थकन हर टाइम फील होती रहती है, उस थकन में और एक्सरसाइज की थकन में फ़र्क है। एक्सरसाइज की थकन आपकी एक रात की अच्छी नींद से ऐसे ख़त्म होगी और आपको अगले सुबह ऐसे बेदार करेगी कि आप फील करेंगे कि यार मैं कभी भी, मुझे ये एक्सरसाइज वाला पैटर्न छोड़ना नहीं चाहिए, या मैंने अगर नहीं किया हुआ था तो मैंने बड़ी गलती की और अब मैं इसको मैं कंटिन्यू रखूँ। तो ये एक ऐसा एक अगर हमारे लिसनर्स इस चीज़ को अगर अपने लाइफस्टाइल के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको अपनी ज़िंदगी में एक इनकॉर्पोरेट करें कि हमने ये काम करना ही करना है, वीक में 5 डेज़ करना है, तो बिलीव यू मी कि वो इस चीज़ को भूल ही जाएंगे कि उनको कभी इस टाइप की थकन या सुस्ती या डिमोटिवेशन या डिप्रेशन टाइप की कोई चीज़ उनके करीब भी आएगी। अच्छा, सुबह में एक तो मिसाल के तौर पर अगर मैं नमाज के लिए उठता हूँ तो होता यह है कि वो मुझे बुला रहा होता है कि क्या नमाज नींद से बेहतर है, तो इसलिए आदमी उठ जाता है कि चलो एक तो ये हो गया। दूसरा, मुझे इकबाल का शेर याद आ जाता है कि जी मुझसे कब प्यार है, हाँ नींद तुझे प्यारी है। तो आदमी सोचता है कि यार नहीं, उठो। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो आपको नमाज के लिए मजबूर कर देती हैं इस वक्त। लेकिन नमाज के बाद एक्सरसाइज पे जाना जो है ना,
वो बड़ा मुश्किल काम है। कोई ऐसा कोई हुक्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हो कि भाई अगर एक्सरसाइज नहीं की तो मैं तुम्हें जो है बड़ा मारूंगा, है ना? अजहर साहब, पता है क्या सिलसिला है? ये सिर्फ हमारे टाइम टेबल्स की ख़राबी है। अगर हम इशा की नमाज के बाद सोने की आदत डाल लें। सर काम ही बहुत होता है तो क्या सर मैं आपको बताऊं, कोई काम ऐसे नहीं होते अजहर साहब, कोई काम ऐसे नहीं होते। आप खुद जानते हैं कि इशा की बात के नमाज के बाद जो जागने वाले काम होते हैं वो कौन से प्रोडक्टिव होते हैं। या कोई इंसान, या हम बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, या हम लैपटॉप पे बैठे होते हैं, या हम कोई ऐसी कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा होगा। लेकिन कुछ लिखने पढ़ने के काम भी होते हैं। देखें उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरा दिन जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि मौलाना मौदूदी ने कहा कि अगर मैं ये समझता कि दिन जो है वो काम के लिए और रात जो है वो आराम के लिए होती है तो मैं तफहीमुल कुरान कभी ना लिख पाता। ये आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। लोग ऐसे भी एनर्जेटिक होते हैं लोग। हाँ जी, ऐसे भी बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और बड़े काम तो तभी होते हैं। लेकिन वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगे हुए थे। फिर अल्लाह पाक उन पे करम करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत भी देते हैं, वो सारा सिलसिला कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि मोस्टली लोग इस टाइप का सिलसिला नहीं करते कि वो रातों को जाग के कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, बेहतर है सो जाओ यार। बेहतर है कि आप सो जाएं। और मेरे ख्याल में किसी भी काम को करने के लिए फजर के बाद का जो टाइम है वो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। ठीक, आपके पास 2-3 घंटे तो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि जिसमें जनाब आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, लिखने पढ़ने का भी काम कर सकते हैं। आप नींद से जागे होते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार होती है किसी भी एक्टिविटी को करेंगे। उसी में एक आधे घंटे का वर्कआउट है। और देखें वो आधे घंटे का वर्कआउट जो है वो आपको हार्ट स्ट्रोक से बचाता है, हार्ट डिजीज़ से बचाता है, आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है, आपको डायबिटीज़ से बचाता है, आपको और कई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से बचाता है। क्योंकि आप जैसे ही एक्सरसाइज के आप इम्पोर्टेंस को समझते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ ही साथ आपके अंदर एक और तब्दीली आएगी कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर देंगे। ठीक, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी देखेंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और उसमें जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी डाइट्स की तरफ जाएँ। आपने डेली गोश्त, कढ़ाइयाँ, चिकन ये खाने हैं। आपको पता है कि जिन कंट्रीज़ में सेहत का एक अच्छा वो देखा गया या लॉन्गेविटी देखी गई है, अगर आप उनकी ईटिंग हैबिट्स देखें तो वो डिफरेंट होती हैं। दे गो फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, दे गो फॉर फ्रूट्स, फलियाँ, सब्जियाँ, दालें, बग़ैर छना हुआ आटा, इस टाइप की चीज़ें। और ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली एक एवरेज पाकिस्तानी की एक्सेसिबिलिटी में है जी। ठीक, और ये मैं वही चीज़ें बताता हूँ अजहर साहब जो मैं खुद रियल लाइफ में अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और जिनके मैं रिजल्ट्स मॉनिटर करता हूँ कि मेरी बॉडी के ऊपर ये क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक, और मैंने ये चीज़ें भी खुद से अपने ऊपर समझे एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने ये चीज़ फील की अजहर साहब, फॉर सम रीज़न इफ़ आई एम अनएबल टू गो टू एक्सरसाइज फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, 1 वीक तक तो आपकी बॉडी आपको सस्टेन करेगी, आपको बड़ा अच्छा है, आप उसी तरह में फील करें। लेकिन दूसरे तीसरे वीक में जाके यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मेरा अंदर वो एक एनर्जी या वो हेल्थ का एक जो मेरे अंदर एक स्पार्क है वो मैं फील कर रहा हूँ कि नहीं बेहतर है। और वो मुझे दोबारा कहाँ से मिलता है? वो मुझे दोबारा फिर एक्सरसाइज से मिलता है। ठीक होगा। इसमें आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो सकती है। आप इसमें एक सिंपल साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉक, स्किपिंग, बैडमिंटन से ले के आप हार्ड कोर जो वेट ट्रेनिंग है आप वो कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, आप पुलअप्स कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई मार्शल आर्ट्स के अगर आप किसी स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बल्कि मैंने मार्शल आर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं मैंने देखा कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ का अगर आप तरफ जाएं कि जिन एथलीट्स में लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है वो आपको उनमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक, एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर जस्ट डूइंग वेट ट्रेनिंग। सिर्फ अगर आप वेट ट्रेनिंग करते रहते हैं वो आपको इतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं देगी जितना अगर आप ये एक कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिक्स करते हैं, जो कि मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों में आपको नज़र आता है कि वो किकिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं। वो चीज़ें आपको ज़्यादा एक हेल्दी और एक लॉन्ग टर्म लाइफ की तरफ लेके जाती हैं। क्योंकि उसके अंदर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों हो रही होती है। ठीक, तो ये तो बातें उनके लिए कि जो अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर एक्सरसाइज वगैरह करने चाहते हैं तो उनको मैं ये मशवरा भी साथ साथ दूंगा कि इस गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा अपने वर्कआउट को मॉडरेट रखें। डोंट गो फॉर टू मच स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज, डोंट गो फॉर टू मच लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन जिम। आप थोड़े वक्त के लिए जाएँ, 30-35 मिनट्स आर गुड इनफ इन वन टाइम। इफ़ यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग के साथ साथ अपने कार्डियो फैक्टर को कभी भी नज़रअंदाज ना करें,
आप जैसे जैसे बल्कि आपकी उम्र बढ़ती है, व्हेन यू क्रॉस 35-40, तो फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आपने कार्डियो वर्कआउट को वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ 60-40 की रेशो लेके चलें। 60% कार्डियो, 40% वेट ट्रेनिंग, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फिर अपनी डाइट के अंदर देखें, जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके साथ आप दूध दही शामिल रखें, और नॉट टू मच ऑफ डाइट कि आपने हर टाइम ओवरलोड रहना है। ऐसा जैसा हमारे दीन ने बताया कि एक हिस्सा छोड़ के आप खाएं, इस तरह का आप अपना डाइट प्लान रखें, और आप हमेशा फील करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब कई जो होते हैं हमें जो इंटेंसिव किस्म के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो हु आर डूइंग वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग्स, एंड दे ऑलवेज रिकमेंड कि जी टू मच ऑफ प्रोटीन इनटेक, एंड 12 एग वाइट्स डेली ले लें, 14 एग वाइट्स डेली ले लें, 1 चिकन डेली ले लें। तो उसमें अदर साहब साथ साथ नुकसानात भी हैं। ये जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन है हमारी किडनीज़ के ऊपर असर डालती है, हमारे लीवर पे असर डालती है, नाइट्रोजन ज़्यादा बनती है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है हमारी किडनीज़ को, हमारे लीवर को, उन चीज़ों को ड्रेन आउट करना पड़ता है। और इन द लॉन्गर रन देखिए, हम एक सिर्फ चीज़ को देखते हैं कि हमने मसल बिल्ड करना है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, हमें उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उनकी मजबूती के लिए, उनको ताकतवर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो ये डाइट प्लान्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें फाइबर होता है। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मॉडरेट करता है। अब जितने भी अब ये जो प्लांट सोर्सेज हैं आप देखते हैं, आप अंडे देखते हैं, दूध दही देखते हैं, गोश्त मछली देखते हैं, मुर्गी देखते हैं, प्रोटीन तो ठीक है, इनमें बहुत अच्छी है, लेकिन इनमें रेशा नहीं होता है, इनमें फाइबर नहीं होता। जबकि जो कंपोनेंट्स मैंने फूड ग्रुप्स आपको पहले बताए हैं, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और बग़ैर छने आटे की रोटी, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इसमें आपको रेशा भी वाफर मकदार मिलता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी प्रॉपर रखता है। अच्छा, जो एनर्जी लेवल कम होता है, थकन होता है और सुस्ती होती है, इसमें आमतौर पर जो मेरी एज के लोग हैं वो कहते चले जी एक विटामिन जो है फ़लाँ गोली रोज़ खा ली जाए, टैबलेट या कोई कैप्सूल, इस टाइप की चीज़ों को ले लिया, तो क्या इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है कि क्या इसको किया जाए, तो क्या इसका मुतबादल क्या है? अच्छा साहब, देखें मल्टी वाइटामिन्स का, देखें मैं इसको ये नहीं कहता कि आप ये ना यूज़ करें, इट्स अ गुड थिंग। स्पेशली जो हमारा जो आजकल का जो सिलसिला है हमारी कंट्री में, आपको क्वालिटी डाइट नहीं मिलती, खालिस दूध आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर्स रिकमेंड ये करते हैं कि जी के नेचुरल सोर्सेज सबसे बेहतर हैं मल्टी वाइटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए। मैं उससे एग्री करता हूँ बिल्कुल इस बात से, लेकिन बात यह है कि वो नेचुरल सोर्सेज अब अवेलेबल नहीं है, आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। कितने लोग हैं हमारे सोसाइटी में जिन्हें खालिस दूध मिलता है? मेरे ख्याल में बहुत कम परसेंटेज होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप जब गोश्त की बात करते हैं, हम जो इवन वाइट मीट जिसको हम बड़ा अच्छा समझते हैं, तो ये फार्मी चिकन, तो मैं इसके इतना ज़्यादा मैं इसको आई डोंट गो फॉर इट। हाँ, अच्छा, अब ये भी चीज़ें आ गई। फिर दूसरी चीज़ आ गई अदर साहब के जो हमारे दोस्त अहबाब जॉब्स करते हैं, अल्टीमेटली एक मील उनका बाहर आता ही आता है, दोपहर का मील आ गया, वो उन्हें घर से बाहर खाना पड़ता है। वो उसके लिए माइट भी ओक्सी कैंटीन में जाएँ, माइट भी ओक्सी होटल में जाएँ, माइट भी ओक्सी, अब वो खाना उनका उस तरह से नहीं होता कि जैसा कि एक प्रॉपर मील होना चाहिए। ऑब्वियसली एक भाग दौड़ लगी होती है, सम टाइम आपकी कोई मीटिंग है, सम टाइम आप उस टाइम के बाद खा रहे हैं जिस टाइम आपको खाना चाहिए था, सम टाइम आप उसके अंदर कोई इतनी हेल्दी चीज़ आपने नहीं खाई। तो फिर उन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को कंपनसेट करने के लिए मल्टीविटामिन लेना, आई मीन इट्स गुड कि आप ले लें, लेकिन वो उस मल्टीविटामिन के आप डिपेंडेंट हों कि ये मुझे एनर्जी लेवल भी अच्छा करेंगी, मुझे ये एक्टिव रखेंगी। जब भी आपको मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं, शुरू के 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी, वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगी। लेकिन अगर आप उसके साथ अपने आप को, जो एक मेन चीज़ ना, देखें जी ये टेम्प्रेरी समझें कि इसके ट्रीटमेंट्स हैं अपने आप को हेल्दी करने के या हेल्दी फील करने के लिए। जो इसका परमानेंट एक इलाज है वो यही है कि हम अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में लेकर आएँ, फिजिकल एक्टिविटी में लेकर आएँ, कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें, कोई ना कोई गेम्स हम खेलें, इट कुड बी एनीथिंग। और किसी अच्छे, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। और आप किसी अच्छे ट्रेनर के साथ जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाए वेट मैनेजमेंट के ऊपर, वेट इंक्रीज करने के ऊपर, एक्सरसाइज के पैटर्न के ऊपर, आपकी फ़िज़िकल, आपकी जो अभी जो करंट आपका जो फ़िज़िकल फिटनेस लेवल है उसकी असेसमेंट करे, अकॉर्डिंगली आपको फिर आगे लेके चले। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा चलेंगे
इन डाइट्स के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर प्रोग्राम में थोड़ी सी समरी डाइट के ऊपर भी दें, थोड़ी सी एक्सरसाइज के ऊपर भी दें, और हम उन फैक्टर्स को डिस्कस किया करें कि जो लोगों के साथ नेगेटिव फैक्टर्स लोग फील कर रहे होते हैं पर उनका इलाज वो उस तरह से नहीं करते। और देखें 100 चीज़ों का एक इलाज है, जैसा कि हम डिस्कस करते रहते हैं, राइट टाइप ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज पैटर्न, एक्सरसाइज प्लान। ठीक, ये 2 चीज़ें हैं, आप डिप्रेशन से भी बच जाएंगे, आप इस लैक ऑफ एनर्जी का जो फैक्टर है आप इससे भी बच जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यू विल लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है जी, चलें, आज बड़ी अच्छी बातें आपने मुझे बताई हैं, और अगर गलती से सामीन भी सुन रहे हों तो ये उनके भी काम आ सकती हैं। और खुदा करे कि मैं कल परसों सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जो है लंबा सफ़र वो अपने ऑफिस से पार्किंग तक करता हूँ। मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि आपने जल्द अज जल्द आपने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, आपने एक्सरसाइज कर दिया शुरू, चाहे ये आप वॉक से स्टार्ट करें, चाहे आप इसको जॉगिंग का फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करें, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग की तरफ भी आएँ। हाँ, नहीं, मैंने बताया था कि सर यू आर क्वाइट यंग, आप अभी आपकी इतनी एज नहीं है कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें और आप और देखिए आप बड़े हंसाने वाली बातें करते हैं। अजहर साहब, ये एक फैक्ट है कि अमेरिका में जो डॉक्टर्स ने इवन 70 इयर्स की एज के जो पेशेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड किया कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उसमें थोड़ी सी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, थोड़ी सी वॉक वगैरह से, और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकले। नहीं, ये तो साफ ज़ाहिर है। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम था सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी बग़ैर अद्वियात के। थोड़ा सा वाइटामिन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। आज इजाज़त दी है, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं जनाब फैसल खान साहब। अज़हर नियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वाजिद महमूद और शाहिद वकार, प्रोड्यूसर अज़हर नियाज़, पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज।